नीचे करो, वो नीचे नीचे। बच्चा 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 आ रहे हैं। वॉइस आ रही है भाई, आवाज आ रही है। क्लास में लास्ट में बात करेंगे, ओके। वॉइस आ रही है, आ रही है। और वॉइस एक बार चेक करना जरा, वॉइस आ रही है, एक बार चेक कर लो, चेक कर लो एक बार। ठीक है, बॉयज को मैं चेक करा रहा हूँ। फिर इसके बाद में आज का आपका जो पहला क्वेश्चन नहीं है, आपकी स्क्रीन पर भले ही पहला क्वेश्चन आया है, लेकिन कल की सीरीज जो हो रही थी यानी 46 नंबर की, उस सीरीज को हम आगे बढ़ाने वाले हैं। आपके 11 से 12 क्वेश्चन हो चुके थे, उसके बाद में आपकी क्लास अटक गई थी। उसके लिए भाई हम सॉरी बोल सकते हैं बस, और इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि टेक्निकल चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं। कई लोगों को लग रहा था कि टेक्निकल नहीं है, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें हैं, टेक्निकल चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं। वो कभी कभी दिक्कतें कर जाती हैं, और दिक्कतें सभी के साथ आती हैं। ये आपको पता होगा कि दिक्कतें सभी के साथ आती हैं, तो वही दिक्कत आप कल आ गई थी। ठीक है, चलिए आज बात करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन जो है वो भले ही आपका पहला दिख रहा है, लेकिन हम इसको कर चुके थे। इसके बाद में आज का जो क्वेश्चन होगा, वो क्वेश्चन आपका जो चल रहा था, आपका क्वेश्चन नंबर 12 चल रहा था, जिसमें हमें क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर देना था। भाई हैकर पहले का डी है, ए है, ये मैं मानता हूं। कल क्वेश्चन हो चुके थे आपके, तो आज हम उसी से स्टार्ट कर रहे हैं। गुड इवनिंग राजकमल, हैकर। चलिए बात करते हैं। शक्तिराज गुड इवनिंग। पहला क्वेश्चन आज के लिए पहला है, लेकिन कल की जो आपकी टेस्ट मॉक टेस्ट हो रहा था उसी को कंटिन्यू किया जाएगा, और वही क्वेश्चंस आपका स्टार्ट होगा। ऐसा नहीं है कि मैं उन क्वेश्चंस को छोड़ दूंगा, क्योंकि वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका, हाँ जी हैकर प्रजापतिगढ़ गुड इवनिंग। जितने साथी जुड़े हैं आपको मैं फिर से कह देता हूं, कल का ही टेस्ट को है आपका कंटिन्यू किया जा रहा है। हम क्वेश्चन नंबर 12 पे थे, अब 12 की बात करते हैं। पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला था? ऐसा कौन सा शासक था जिसका जो शासन था वो भारत के पूरे दक्षिण से लेके पूरे भारत में फैला हुआ, यानी संपूर्ण भारत में फैला हुआ था? अभिषेक उपाध्याय, राम राम भाई साहब। गुरुजी मैं आपकी लाइब्रेरी में आऊंगा। हाँ जी आ जाना, कभी भी आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी, ए आंसर, ए आंसर। ये हो गया था नहीं, ये यहीं पर अटक गई थी क्लास। हाँ आंसर आपको पता चल गया था, तो आपका इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? इसका आंसर वो तो आपको पता चल गया था, लेकिन आज जो थोड़ा सा जो डिटेल में बता रहा था उसी टाइम पे आपकी क्लास थोड़े सा क्या होती है, डिस्टर्ब हो गई थी, और डिस्टर्ब होने की वजह से क्लास रुक गई थी। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? वो तो आपका अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। और अलाउद्दीन खिलजी जो थे, इस खिलजी वंश के दूसरे शासक थे। खिलजी वंश के दूसरे शासक कौन थे? वो आपके अलाउद्दीन खिलजी थे। तो इन कौन थे? ये खिलजी वंश के दूसरे शासक थे। अब अगर ये दूसरे शासक हैं तो इसका मतलब पहले भी होंगे, और जो पहले होंगे तो उन्होंने क्या किया होगा? इसकी संस्थापना की होगी। तो यहां पर कह सकते हो कि खिलजी वंश की संस्थापक कौन थे? तो आपका ये आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका जलाउद्दीन खिलजी। ये क्या है? जलालुद्दीन खिलजी कौन थे? ये खिलजी वंश के संस्थापक थे। कौन थे? खिलजी वंश के संस्थापक। तो पहले शासक और संस्थापक कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी। और इनके बाद में आते हैं कौन? अलाउद्दीन खिलजी। ये दूसरे शासक बनते हैं। और इस खिलजी वंश के सबसे शक्तिशाली शासक कोई अगर था तो वो कौन था? ये था अलाउद्दीन खिलजी। और ये अलाउद्दीन जो खिलजी थे, आपने सुना होगा एक आपका महाकाव्य था जिसका नाम है पद्मावत। एक महाकाव्य आपने देखा होगा पद्मावत, और ये पद्मावत को लिखने वाले कौन थे? मलिक मोहम्मद जायसी थे। और इस मलिक मोहम्मद जायसी की कहानी में आपने सुना होगा, एक राजा थे जो चित्तौड़ के राजा थे, जिनका नाम क्या था? महाराजा रतन सिंह। चित्तौड़ के राजा कौन थे? महाराजा रतन सिंह। और महाराजा रतन सिंह की वाइफ थी कौन? महाराजा रतन सिंह की वाइफ, जिनका नाम हम आज के टाइम पे पद्मावती जानते हैं। और इन पद्मावती की खूबसूरती से मोहक होकर चित्तौड़ पर आक्रमण करने वाले अलाउद्दीन खिलजी ने वहां पर आक्रमण किया। आक्रमण करने के बाद में महाराजा रतन सिंह की हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद में यहां पर उन्होंने कोशिश की रानी पद्मावती को अपने साथ ले जाने की, लेकिन पद्मावती और वहां पर जितनी भी रानियां थी चित्तौड़ की, उन सभी ने क्या कर लिया? उन सभी ने जौहर अपना लिया। और जौहर का मतलब है उन्होंने अपने आप को आग के हवाले कर दिया, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के हवाले नहीं किया। प्रजापतिगढ़ और शेखर राज, बिल्कुल ए आंसर है। हाँ जी राम राम भाई, किट्टू जाट, बिल्कुल राम राम।
गुरुजी मेरी पढ़ाई नहीं हो रही है, अग्निवीर के फाइनल मेरिट की चिंता सता रही है। भाई पढ़ाई तो आपको करनी पड़ेगी, ना हो तब भी करनी पड़ती है, क्योंकि क्या है कि हमको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो हमें पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, ठीक है। और जिस चीज की टेंशन हो रही है उस चीज की टेंशन को अभी छोड़कर आप उस टेंशन को देखिए जो आने वाली है। तो आप पुरानी टेंशन को छोड़ें, नई टेंशन का इंतजार करें। नई टेंशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी, इसलिए पहले पढ़ाई करो उसके बाद देखेंगे, ठीक है। शेखर राज, पूजा गुप्ता हेलो, प्रतीक चौरसिया नमस्ते, आप प्रजापति गर्ल, पूजा, प्रतीक चौरसिया सभी का स्वागत है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13 है और 13 क्या कहता है, 1857 के विद्रोह, 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी थी। यानी जो 1857 का विद्रोह है ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है, लेकिन प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहने वाले कौन थे ये पूछा गया है। ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, बी है सुभाष चंद्र बोस, सी कहता है भगत सिंह और डी है बी.डी. सावरकर। तो इनमें से किसके द्वारा आपको 1857 की क्रांति को, जो एक रिवॉल्यूशन हुआ करता था, उसको पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा, किसके द्वारा कहा गया यही पूछा गया है। और आंसर आ चुका है हैकर का डी, पूजा, रितु कुमारी सबका डी, हैकर का डी आ रहा है, पूजा का डी है, सुष्मिता कुमारी का, हाँ जी सुष्मिता कुमारी आपका स्वागत है, आप एंटर कर चुकी हैं। और अब आपको क्वेश्चंस लगाने हैं, क्योंकि यहां पर जो क्वेश्चन चल रहे हैं वो आपके पुलिस के एग्जाम की तैयारी के लिए चल रहे हैं, ठीक है। अनन्या यादव जी गुड इवनिंग। चलिए अब आपका आंसर यहां पे क्या होगा, जब मैं 1857 की लड़ाई की बात करता हूं, आपको मैंने इससे यानी जो आपका मॉक 45 है उस 45 में मैंने आपको 1857 से रिलेटेड सारा क्वेश्चन आपको बता दिया था, डिटेल बता दी थी, ठीक है। तो यहां पे बात करते हैं जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था ये मेरठ से स्टार्ट हुआ था, और आपके मंगल पांडे को जब फांसी दे दी गई उसके बाद से 10 मई को यहां पर दिल्ली चलो का नारा दिया गया। और यहां पर जो आपके मुगल साम्राज्य के आखिरी बादशाह थे उनका नाम था क्या, बहादुर शाह जफर, और बहादुर शाह जफर को इसका लीडर बनाया गया। इसके बाद धीरे धीरे कई जगहों पर आपका विद्रोह स्टार्ट हुआ, विद्रोह को दमन किया गया अंग्रेजों के द्वारा बल के आधार पर, यानी उन्होंने फोर्स किया और बल लगाया, बल के आधार पर यहां पे क्या हुआ, इस विद्रोह का दमन किया। सबसे आखिरी किला जो था ग्वालियर का, ग्वालियर का किला भी बाद में ढहा दिया गया। किला का मतलब जो ग्वालियर का गढ़ था उसको बाद में वहां पर आपका सबसे आखिरी में ग्वालियर का गढ़ खत्म हुआ, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में अंग्रेजों को यानी ब्रिटिश शासन जो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में था, अब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से किसके पास चला जाता है, ब्रिटिश क्राउन के पास चला जाता है। यानी 1858 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का शासन खत्म होने के बाद 1858 में जो शासन रहता है वो किसके पास में पहुंच जाता है, वो आपका ब्रिटिश क्राउन के पास में पहुंच जाता है। इसी पूरी कहानी को लिखने वाले कौन थे, इस पूरी कहानी को लिखने वाले थे बी.डी. सावरकर। इस कहानी को लिखने वाले कौन थे, बी.डी. सावरकर थे। इन्होंने इसी को कहानी को क्या बोला, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बोला, और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को इन्होंने अपनी एक बुक में लिखा जिसका नाम था द हिस्ट्री ऑफ द वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। क्या नाम था, अगर बी.डी. सावरकर की एक बुक का नाम था द हिस्ट्री ऑफ, क्या नाम था, द हिस्ट्री ऑफ द वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। तो ये जो बुक थी इसमें इन्होंने पूरी कहानी लिखी और इससे रिलेटेड यानी 1857 से रिलेटेड पूरी कहानी लिखी। लेकिन इस बुक के पब्लिश होने के बाद में यहाँ पर अंग्रेजों ने इस पर बैन लगा दिया, और क्योंकि यहाँ पर इन्होंने कहा कि ये विद्रोह की भावना को भड़का रहे हैं, इस वजह से इस बुक पर बैन लगा दिया गया। और यहाँ पे आपको भी पता है कि बी.डी. सावरकर को एक जेल में भी रखा गया था, उसका नाम था सेलुलर जेल, जो कि आपकी अंडमान निकोबार में है। वहां पर काला पानी की सजा इन्हें दी गई थी, यानी जो आपके अंडमान निकोबार में जो जेल है सेलुलर जेल, वहां पे जो सजा अगर मिलती थी वो उसे काला पानी ही बोलते थे, क्योंकि वो आपके मुख्य भूमि से बहुत दूर हुआ करती थी, चारों तरफ आपका पानी पानी। तो यहां पर इसलिए इसको बी.डी. सावरकर को सेलुलर जेल में रखा गया, और सेलुलर जेल को ही हम आज के टाइम पे बी.डी. सावरकर म्यूजियम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है भाई। 13 का डी है कैनिंग, डी डी डी। चलिए सुष्मिता कुमारी, सभी का आंसर डी आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर है। अब बढ़ते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, आज बहुत गर्मी है भाई, गर्मी तो है ही, गर्मी तो भाई गर्मी के टाइम पे गर्मी ही पड़ती है, अगर गर्मी में सर्दी आ जाए तो बात अलग है। सेलुलर अंडमान निकोबार, हाँ जी अंडमान निकोबार में ही है सेलुलर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है गांधी इरविन समझौता।
गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं रखी गई थी? तो यहां पर आपके सामने चार रखा है, चार ऑप्शन है। इन चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि जो आपका गांधी इरविन समझौता है उसमें कौन सी शर्त नहीं थी। तो आपको मालूम होगा कि गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च निकाला था। तो ये मालूम होगा आपको 1930 में दांडी मार्च निकाला, और यहां पे हम किसका विरोध कर रहे थे? हम यहां पे नमक का विरोध कर रहे थे, क्योंकि नमक पर टैक्स लगता था। इसके बाद में यहां पर आपका पता है ब्रिटिश शासन को हटाने के लिए, या फिर कहते हैं ब्रिटिश शासन के विरोध में गांधी जी ने और उनके साथियों ने, उनके अनुयायियों ने सबने अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया, और सबने अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट करने के बाद में अंग्रेजों ने इसको दबाने के लिए क्या किया? इन लोगों को क्या कर लिया? इनको गिरफ्तार कर लिया। नमक कानून को तोड़ने के उपलक्ष्य में इनको क्या किया गया? गांधी जी को और उनके जो अनुयायी थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इन्हें बाद में बिना शर्त के छोड़ दिया गया। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ? गांधी जी को मिलने बुलाया, और मिलने बुलाने के बाद में 5 मार्च 1931 को, कब? 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ, और जिसे समझौते को क्या बोला जाता है? गांधी इरविन समझौता बोला जाता है। इस समझौते को क्या बोला जाता है? गांधी इरविन समझौता। और सुष्मिता कुमारी बी आंसर, रितु कुमारी बी आंसर, काजल सिंह प्रजापति गर्ल एएसपी डी आंसर, हैकर गलत हो गया। चलिए देखते हैं तो यहां पे क्या होगा। तो इन्होंने क्या किया? इस गांधी इरविन समझौते में हुआ क्या? यानी उस टाइम पे आपके वायसराय कौन थे? इरविन थे, और गांधी जी के बीच में, दोनों के बीच में जो समझौता होता है इसमें बात की जाती है कि नमक का टैक्स हटाने की। सबसे पहला जो काम था वो क्या था? नमक पर टैक्स हटाना। तो यहां पे क्या हुआ? तो नमक पर टैक्स हटाया। तो आपको पहले ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा कि नमक पर टैक्स हटाना, कानूनी तौर पर उत्पादन, व्यापार और बिक्री करने की अनुमति देना। ठीक है, ये तो था ही। इसके अलावा बी कहता है खादी उत्पादन पर टैक्स हटाना। तो यहां पर खादी उत्पादन पर टैक्स की बात नहीं थी, यानी जो लोगों ने आप ऑप्शन नंबर बी दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। खादी पर उत्पादन पर टैक्स हटाने की बात इस आंदोलन में नहीं की गई थी, इस समझौते में नहीं की गई। यहां पे बात की गई थी जो भारतीय हैं वो समुद्र के किनारे नमक बना सकते हैं। किसकी बात की गई थी? नमक बना सकते हैं, और यहां पर ब्रिटिशर्स हैं, इनको हम टैक्स नहीं देंगे। और यहां पर सरकारी नौकरी जो करते हैं, अगर वो सरकारी नौकरी छोड़ देते हैं और वो वापस आना चाहते हैं तो सरकार उनको वापस लाने में उदारता दिखाए। इसके अलावा जो शराब है, उसके अलावा विदेशी वस्त्र हैं, उनकी दुकानों पर अगर आप धरना देना चाहते हैं तो एक लिमिटेड आपका सीमित मात्रा में वहां पर आप धरना दे सकते हैं। यानी शराब और जो विदेशी वस्त्र है, यानी जो फॉरेन चीजें हैं, इनके बारे में अगर कोई वहां पर धरना देना चाहता है तो वो धरना दे सकता है, लेकिन सीमा में। ठीक है, ठीक। और आपके सामने ऑप्शन सी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना, यानी गोलमेज सम्मेलन में भाग। अब आपके जो कांग्रेस की समिति है, कांग्रेस के कोई ना कोई यहाँ पर भाग लेंगे, गोलमेज सम्मेलन होगा। सबने अवज्ञा आंदोलन को रोकना होगा, यह भी बात सही है। यानी इस टाइम पर क्या कहा गया कि सबने अवज्ञा आंदोलन जो चल रहा है उन लोगों की रिहाई, और इसके साथ में सबने अवज्ञा आंदोलन को रोकना। ये सारी शर्तें जो थी वो गांधी इरविन समझौते के बीच में हुई थी। और आपको ये बातें समझ में आ रही हो, आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और जितने साथी नए जुड़े हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहां पे आपको मिलने वाला है जो आपके पेपर में छपने वाले क्वेश्चंस, और उनसे रिलेटेड जितना भी कुछ आपका आ सकता है वो सारी चीजें आपको इस क्लास में मिलने वाली हैं। और अगर आपने हमारी क्लास देख ली तो मुझे लगता है कि आप इस एग्जाम को क्वालिफाई जरूर करने वाले हैं। हाँ जी, रंभा कुमारी डी आंसर, दिल्ली समझौता। हाँ जी बिल्कुल, रंभा कुमारी डी नहीं होगा, बी आंसर होगा। ठीक है, नमस्ते भाई सुभाष चंद्र भाई, नमस्ते। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 ये आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड है, और आपको पता है इसके अलावा ये स्टैटिक जीके का भी का पार्ट है। ठीक है, ज्योग्राफी प्लस स्टैटिक जीके का पार्ट जो कि आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है? तो भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? ए आपके सामने मालदीव, बी कहता है नेपाल, सी कहता है बांग्लादेश, और डी कहता है अफगानिस्तान। इनमें से कौन सा भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है? आंसर दीजिए। एएसपी अनन्या यादव ने बी आंसर दिया है, हैकर का डी आंसर, प्रतीक चौरसिया ए, हैकर अफगानिस्तान, पूजा सी आंसर। तो यहां पे आपके आंसर आ चुके हैं। तो आंसर आपके एबीसीडी चारों ही आए हैं, तो चारों तो सही नहीं होंगे भाई। हैकर 106 किलोमीटर, पूजा सी आंसर, डी आंसर, प्रियंका चौधरी
सुष्मिता कुमारी, काजल सिंह, सभी के आंसर यहाँ पे ABCD चारों ही आ रहे हैं। तो अभी तक पूरा तरीके से आंसर नहीं आया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपका यहाँ पे जो आंसर होगा, तो यहाँ पे जो आपका आंसर होने वाला है वो कौन सा होगा, वो आपका आंसर होगा A। तो यहाँ अगर आपने मालदीव आंसर दिया है तो बिल्कुल सही आंसर है। यहां पे पड़ोसी देश की सीमा के बारे में बात नहीं किया गया, बॉर्डर के बारे में बात नहीं किया गया, यहां पे बोला गया है सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहां पे बोला गया सबसे छोटा पड़ोसी देश। तो सबसे छोटा पड़ोसी देश की जो बात की जा रही है वो तो मालदीव है, और मालदीव आपका कितना है, 2984 किलोमीटर स्क्वायर का। यानी ये आपका क्या है, ये एक आइलैंड कंट्री है, ये आपका द्वीप वाली कंट्री है, यानी यहां पे आइलैंड है एक, और इसको 2984 किलोमीटर स्क्वायर, इसका जो क्षेत्रफल है वो इतना ही है, 2984 किलोमीटर स्क्वायर। तो यहां पे बात की जा रही है मालदीव की, तो ये सबसे छोटा पड़ोसी देश है। और भारत और मालदीव के बीच में, या फिर कहेंगे भारत और मालदीव के बीच में जो बॉर्डर बनता है, एक बात याद रखना कि जो पानी में बॉर्डर बनता है, पानी के साथ में बॉर्डर बनता है, उसे या तो चैनल कहेंगे या फिर कहेंगे स्ट्रेट, यानी जल संधि कहेंगे या फिर चैनल कहेंगे। तो चैनल का मतलब क्या है, जब कोई लैटिट्यूड निकल के जा रहा हो, जब कोई अक्षांश उस जगह से निकल के जा रहा हो और दो देशों को क्या करता हो, सेपरेट करता हो, तो उसे क्या कहते हैं, चैनल कहते हैं। तो यहां पे भारत और मालदीव, तो आपको पता है अगर ये भारत का पार्ट है, यहां पे आपके लक्षद्वीप हैं, और इसी जगह पर आपका एक कंट्री है जिसका नाम क्या है, मालदीव है। तो भारत और मालदीव के बीच में यहां पे क्या बनाएगा, यानी यहां पे जल है, यानी पानी है, समुद्र है, तो एक यहां पे क्या निकलेगा, एक लैटिट्यूड निकलता होगा। उस लैटिट्यूड से क्या होता है, यहां से ये दोनों सेपरेट होते हैं। उस लैटिट्यूड का चैनल कौन सा है, यानी 8 डिग्री। तो भारत और मालदीव के बीच में जो आपका बॉर्डर है उसका नाम क्या है, 8 डिग्री का चैनल, भारत और मालदीव के बीच में। ठीक है, तो आप लगा सकते हो कि भारत और मालदीव के बीच में 8 डिग्री का चैनल बनता है। हाँ जी, भारत का पड़ोसी देश है मालदीव, बिल्कुल ए आंसर सर मेरा सही है, मैंने ए दिया था, प्रतीक चौरसिया बिल्कुल सही है, अगर आपने ए दिया था तो सही है। हाँ, ऋतु कुमारी चैनल बोलते हैं, 8 डिग्री है, वेरी गुड चौरसिया, पूजा ठीक है। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या होगा, ये ए आंसर होगा। ठीक, लेकिन अब आपसे मैं बॉर्डर की बात करूं तो भारत का सबसे ज्यादा इंटरनेशनल बॉर्डर किससे लगता है, तो यह भी आपको मालूम होना चाहिए। तो यहां पे आपको सामने आंसर दे रखा है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश क्या है, भारत का इसके साथ में सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर होता है। और कितना बॉर्डर शेयर होता है, आपका 4096 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर होता है। तो भारत का किस कंट्री के साथ में सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर होता है, तो आपका बांग्लादेश के साथ में होता है, 4096 किलोमीटर का। ठीक है, और जब मैं अफगानिस्तान की बात करूं तो भारत का सबसे कम बॉर्डर किससे शेयर होता है, वो है आपका अफगानिस्तान, और ये कितना शेयर होता है, 106 किलोमीटर का, मात्र 106 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर होता है। तो आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, जो आप आंसर दे रहे थे उसके अकॉर्डिंग आपके सामने आंसर आ चुका है। ठीक है, तो ये आपका पानी में, यानी जो आपका सी के साथ में बॉर्डर बनाता है, ये आपके स्थल सीमा के साथ में बॉर्डर बनाते हैं। ठीक है, और स्थल सीमा की बात करें तो आपकी स्थल सीमा, भारत के स्थल सीमा कितनी है जो इंटरनेशनल बॉर्डर से लगी हुई है, तो वो है 15,200 किलोमीटर की। कितनी है, 15,200 किलोमीटर की, जिसमें 4,096 कौन लगाता है, बांग्लादेश लगाता है। ठीक है, बिल्कुल सही ऋतु कुमारी, हार्दिक दुबे अफगानिस्तान 106, बिल्कुल राजकमल, ऋतु कुमारी 106, हार्दिक दुबे, सबका आंसर सही आ रहा है, 106 किलोमीटर की। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि स्थल, ये आपका जो देश है ये तो ओवरऑल है, लेकिन स्थल सीमा लगाने वाले देशों में सबसे छोटा देश कौन सा है, ये क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कि जो भारत का स्थल बॉर्डर लगता है, स्थलीय सीमा लगती है, स्थलीय सीमा लगाने वाले देशों में सबसे छोटा देश कौन सा है। तो जल्दी से आंसर दीजिए, इसका क्या आंसर होगा। हाँ जी, 15,200 किलोमीटर है पूरी आपकी टोटल। तो यहां पे बात हो रही है कि मैंने बोला कि जो स्थलीय सीमा लगाते हैं उनमें सबसे छोटा देश कौन सा है, बताइए, आपको आंसर देना है। मैं आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, और हार्दिक दुबे का आंसर आया है सबसे पहले भूटान, और राजकमल का आंसर भूटान बिल्कुल सही है। हैकर, हार्दिक, सबका आंसर, पूजा बिल्कुल सही बता रहे हो। भूटान जो है वो स्थलीय सीमा लगाने वाले देशों में सबसे छोटा देश है। ठीक है, तो यहां पे हाँ जी, भूटान बिल्कुल सही है।
और भूटान के साथ में हमारा शांति समझौता हो रखा है, जिसमें हम क्या है, जब भी भूटान पर कोई भी देश आक्रमण करेगा तो वहां पर हमारी सेना यानी भारत की सेना वहां पर लड़ेगी। ठीक है, तो आपने सुना होगा कि जैसे आपका अभी हाल ही में कुछ साल पहले आपका चाइना ने डोकलाम पर आक्रमण किया था, या डोकलाम पर विवाद जो हुआ था, उसके जगह पर भारत की सेना वहां पर लड़ी थी। उसका रीजन यही है कि भारत और भूटान के बीच में एक समझौता, जहां पर भूटान पर कोई भी देश अगर आक्रमण करता है, कोई भी देश आता है, तो वहां पर हमारी सेना वहां पर लड़ने जाएगी। बिल्कुल। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 आ चुका है। बॉमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो यहां पे आपका आंसर आ चुका है। सबके आंसर आ रहे हैं डी डी डी। प्रतीक चौरसिया, लखन वर्मा, राजकमल, काजल सिंह, एएसपी, हार्दिक दुबे, सबके आंसर आ चुके हैं। बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं सबके, ऑप्शन नंबर डी, कि आपका जो बॉमडिला दर्रा है ये कहां पर है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। यहीं पर आपका दीफू है, और यहीं पर आपका कौन सा है? यांगयाप दर्रा। कौन सा? यांगयाप दर्रा भी आपका कहां पर है? ये भी आपका अरुणाचल प्रदेश में है, जहां से आपकी ब्रह्मपुत्र नदी एंटर करती है। जब मैं बात करूंगा सिक्किम की, तो आपने सुना होगा सिक्किम में जहां पर आपका नाथुला है, नाथुला के अलावा जेलेपला, सिक्किम में कौन सा पड़ता है? नाथुला दर्रा और जेलेपला। तो मैंने आपको यह भी बताया था, हम लोग कहते हैं जेलेपला दर्रा, नाथुला दर्रा, लेकिन तिब्बत में ला का मतलब ही दर्रा होता है। तो नातू नाम है और ला का मतलब है दर्रा। हम लोग क्या कहते हैं? नाथुला भी बोलते हैं और दर्रा भी बोलते हैं। ठीक है, दोनों चीजें बोलते हैं क्योंकि हमारी लैंग्वेज अलग है। तो यहां पे मैं बात करूंगा सिक्किम का, आपका नाथुला और जेलेपला है। और जब मैं आपका हिमाचल प्रदेश की बात करूंगा, तो हिमाचल प्रदेश में बारालाचा है, दीफू और यांगयाप हिमाचल प्रदेश में। भाई लखन वर्मा, दीफू और आपका यांगयाप हिमाचल प्रदेश में नहीं, अरुणाचल प्रदेश में है भाई। यांगयाप दर्रे से तो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी एंटर करती है, कैसे कह सकते हो हिमाचल प्रदेश में है? डी आंसर सही है, बिल्कुल सही है डी आंसर। तो यहां पे मैं कहूंगा कि जो हिमाचल प्रदेश है, यहां की अगर बात करोगे तो बारालाचा दर्रा, आपका रोहतांग दर्रा, बारालाचा दर्रा कहां पर है? बारालाचा दर्रा आपका हिमाचल में है। और आपने नाम सुना होगा रोहतांग दर्रा, तो रोहतांग दर्रा भी आपका कहां पर है? ये आपका मनाली में पड़ता है, मनाली की पहाड़ियों में पड़ता है, और रोहतांग दर्रा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहां पे आपका बोमडिला, यहां पे बारालाचा कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। और ये मैंने नाथुला बताया, तो आपका आपका उत्तराखंड से जो रास्ता जाता है, जहां से हम कैलाश पर्वत चले जाते हैं, लेकिन कभी कभी चाइना उस रास्ते को रोक देता है और उस रास्ता खुलता है नाथुला का, तो यहां से दूर पड़ता है, इस वजह से इसको खोलता है। ठीक है, हाँ हिमाचल प्रदेश में बारालाचा है भाई, हार्दिक दुबे बिल्कुल सही कह रहे हो। हिमाचल प्रदेश शिपकिला हाँ शिपकिला दर्रा भी आपका कहाँ पर है? प्रतीक चौरसिया सही कह रहे हैं, शिपकिला दर्रा भी आपका कहाँ पर है? वो भी आपका हिमाचल प्रदेश में है। और तो शिपकिला दर्रे से आपकी एक नदी एंटर करती है, उसका नाम बताइए। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 17। और क्वेश्चन नंबर 17, हाँ जी ऋतु कुमारी, बिल्कुल शिपकिला हिमाचल प्रदेश में, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो यहाँ पे अब आता है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17। और क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 17 कहता है अष्टमुडी आर्द्रभूमि कहां पर स्थित है? अष्टमुडी आर्द्रभूमि यानी वेटलैंड्स कहां पर स्थित है? ए कहता है आपका तमिलनाडु, बी कहता है कर्नाटक, सी कहता है केरल, और डी कहता है असम। इन चारों में से अष्टमुडी आर्द्रभूमि कहां पर है? और आंसर आ चुका है बी आंसर हैकर का, और हैकर के अलावा हार्दिक दुबे का ए आंसर, तमिलनाडु, राजकमल का सी आंसर। आपके ए बी सी तीनों आंसर आ चुके हैं। अब कोई और आए वो डी भी दे दे तो आंसर चारों ही हो जाएं। तो यहाँ पे ए बी सी आपके तीनों आंसर आ चुके हैं। लेकिन अष्टमुडी की बात करूं मैं तो ये कहां पर है? तो आपको ये मालूम होना चाहिए, अष्टमुडी जो है वो आपकी केरल में है भाई। आप जो आंसर दे रहे हैं तमिलनाडु कर्नाटक, ये आंसर नहीं है। राजकमल सी आंसर, पूजा का केरल बिल्कुल सही है। राजकमल, अक्कू चौहान, अंकित चौहान ए आंसर, हैकर एएसपी सी आंसर। चलिए, तो आपका आंसर कौन सा है? सी आंसर होगा। और ये केरल की दूसरी सबसे बड़ी झील है। अगर पूछा जाए कौन सी है, तो केरल की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी झील। अब दूसरी है तो इसका मतलब पहली भी होगी। अगर ये दूसरी है तो इसका मतलब केरल की पहली भी होगी। तो पहली कौन सी है उसका नाम बताइए। तब तक मैं बताता हूं आपको एक्स्ट्रा झीलें। तो मैं बताता हूं कि आपकी भारत की सबसे बड़ी झील अगर आपसे पूछ लिया है, भारत की सबसे बड़ी झील,
सबसे बड़ी झील पूछा जाए या पूछा जाए भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, सबसे बड़ी खारे पानी की झील, ठीक है, या पूछा जाए भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। आपको सभी के आंसर देने हैं। यहां पे मैं पूछ रहा हूं सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी खारे पानी की झील, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। इसके अलावा मैंने पूछ रहा हूं यहां पे कि सबसे ज्यादा खारी झील, सबसे ज्यादा खारी झील कौन सी है, सबसे ज्यादा खारी झील कौन सी है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन बनता है जो है आपका सबसे लंबी झील, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, यह भी क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा एक और बनता है भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है, भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है। तो आपको सभी के आंसर दे रहे हैं। यहां पर आपके सामने इतने सारे क्वेश्चन बन गए जो आपकी झील से रिलेटेड हैं। तो यहां पे ऊंची झील। अब आपसे एक क्वेश्चन बनता है ये सारी झील कैसी हैं, ये आपकी सारी नेचुरल हैं। अब मैं बात करूं कि सबसे बड़ी आर्टिफिशियल झील या फिर कृत्रिम झील कौन सी है, आर्टिफिशियल यानी ह्यूमन मेड यानी मानव निर्मित झील कौन सी है। आपको सबके आंसर देने हैं। अब बताइए आपके आंसर क्या आ रहे हैं। वेम्बनाड केरल, बिल्कुल सही। वेम्बनाड झील जो है केरल की सबसे बड़ी झील है और ये भारत की सबसे लंबी झील है। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, वेम्बनाड ही है। अब मैं बात करता हूं यहां पर आपके सामने मैंने पहला क्वेश्चन दिया सबसे बड़ी झील, तो वो कौन सी है, चिल्का झील है। सबसे बड़ी झील कौन सी है, चिल्का झील है। लेकिन अगर ये पूछा जाए सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, उसका भी नाम क्या है, उसका भी नाम है चिल्का। चिल्का झील जो है सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अब पूछा जाए कि सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील का नाम क्या है, बूलर झील। और ये कहां पर है, ये आपकी जम्मू कश्मीर में पड़ती है। इसके बाद मैं पूछता हूं सबसे ज्यादा खारी झील कौन सी है, तो सबसे खारी झील कौन सी है, उसका नाम क्या है, सांवर झील। और ये कहां पर है, ये राजस्थान में पड़ती है। सबसे लंबी झील की बात की जाए ये कौन सी है, ये वेम्बनाड है। और वेम्बनाड कहां पर पड़ती है, ये केरल में पड़ती है। और सबसे ऊंची झील पूछी जाए तो ये कौन सी है, ये चोलामू है। और चोलामू कहां पड़ती है, चोलामू पड़ती है आपकी सिक्किम में। और सबसे बड़ी कृत्रिम झील पूछा जाए तो आपकी कौन सी है, वो है आपकी गोविंद बल्लभ पंत सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर। ये क्या है, ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। तो आपके सामने इतने सारे क्वेश्चन जो आपकी झील से रिलेटेड हैं वो आपके सामने हो चुके हैं। तो आपसे झील का कोई भी क्वेश्चन यहां से नहीं छूटने वाला कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी खारे पानी की झील, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, सबसे ज्यादा खारी झील, सबसे लंबी झील, ऊंची झील और कृत्रिम झील, तो आप सभी का आंसर दे सकते हो, आपके सामने है। चिल्का झील उड़ीसा, स्पेंसर चिल्का नेवी सेंटर है। भूलर, हाँ जी बिल्कुल। गोविंद बल्लभ पंत, हाँ यूपी में है। हाँ जी, अगर आप यूपी की बात कर रहे हो तो यूपी के लिए आपको एक बात याद करना चाहिए, ये कहां पर है, ये सोनभद्र में है। और यहां पर किसके पास में बनी है, ये रेहंद बांध पर बनी है। यानी रेहंद बांध के पीछे, हर बांध के बाद में क्या बनाया जाता है, एक जलाशय बनाया जाता है। यानी हर बांध के पीछे बनाया जाता है, वो वहीं बनी है रेहंद बांध के पीछे। तो आप इसको भी नोट कर सकते हैं। सर आज हमने रियल में भूत देख लिया, अभी छत पे वीडी के पेड़ पढ़ रहे थे, बैठ के पढ़ रहे थे। भाई पढ़ रहे होंगे, मिरर देख लिया हो तो पता नहीं, देख लेना आप। ऋतु कुमारी, हाँ जी लंबी वेम्बनाड, बिल्कुल बिल्कुल। अब आपके सामने क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। इसके बाद में बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेना चाहते हो, हम तब तक बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। क्या कहता है, नामचा बरवा के बारे में है। यानी नामचा बरवा में यू टर्न लेने पर ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में प्रवेश करती है। नामचा बरवा से यू टर्न लेने पर ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य से एंटर करती है। ऑप्शन ए कहता है आपका अरुणाचल प्रदेश, बी कहता है आपका नागालैंड, सी कहता है मिजोरम और डी कहता है आपका असम। तो ब्रह्मपुत्र नदी कहां से एंटर करती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और आंसर क्या होगा, सोनभद्र, हाँ जी बिल्कुल। पूजा ए आंसर, ए आंसर। हार्दिक दुबे का भी ए आंसर।
सत्येंद्र यादव, जिला मैनपुरी, अरुणाचल प्रदेश। भूत राजा, अरुणाचल प्रदेश। चलिए बात करते हैं हार्दिक दुबे का भी ए आंसर। तो मैं बताता हूं कि आपकी जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, यहां पर आपकी एक ग्लेशियर है जिसका नाम क्या है, इसका नाम है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। ये कहां पर है, ये आपका तिब्बत में है जिसका नाम क्या है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। इस ग्लेशियर से आपकी एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम होता है यारलुंग शांगपो। क्या नाम है इसका, इसका नाम यारलुंग शांगपो नदी है, या फिर इसे कभी कभी शांगपो नदी भी कहा जाता है। शांगपो नदी आगे बढ़कर जब इंडिया में एंटर कर रही होती है तो आपका हिमालय आता है, और ये आपका हिमालय का एक क्षेत्र है जिसे आप कहते हो ग्रेटर हिमालय का पार्ट, जो कि भारत में नंगा पर्वत से स्टार्ट होता है, नंगा पर्वत से स्टार्ट होता है और नामचा बरवा तक फैला हुआ है। नामचा बरवा तक फैला हुआ है, नामचा बरवा तक आपका ये फैला हुआ है। तब यहां पे क्या होता है, आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर यहां पर एंट्री करती है, और जब ये एंट्री करती है तो एंट्री करने के बाद में यहां से चलती है, मुड़कर यहां पर आती है, और इस जगह पर आपका एक दर्रा पड़ता है जिसका नाम क्या है, एक दर्रा पड़ता है जिसका नाम है आपका यांग याप दर्रा। कौन सा, यांग याप दर्रा। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी कहां से एंटर करती है, यांग याप दर्रे से एंटर करती है, और यांग याप दर्रे से एंटर करने के बाद में ये कहां पहुंचती है, ये आपकी अरुणाचल प्रदेश में पहुंचती है। कहां पे पहुंचती है, अरुणाचल प्रदेश पहुंचती है। और अरुणाचल में इस नदी का नाम जो होता है वो क्या होता है, इस नदी का नाम दिबांग नदी होता है अरुणाचल में आगे बढ़ने पर। फिर इसके बाद में ये आगे बढ़ती है, बढ़ने पर क्या होता है, ये असम पहुंचती है, और असम में एक द्वीप का निर्माण करती है। असम में ये क्या करती है, एक द्वीप का निर्माण करती है, और ये द्वीप जो है ये भारत का, यानी भारत का ही नहीं, ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप, और रिवर आइलैंड है दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप। तो ये इस नाम क्या है, तो आपको नाम भी मैं बता देता हूं, इस नाम क्या है इसका, इसका नाम है माजुली। तो माजुली द्वीप है आपका कहां पर, आपका ये असम में है, और असम में इस नदी का नाम क्या हो जाता है, और इस नदी का नाम असम में क्या हो जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी। तो इस नदी का नाम क्या हुआ, ब्रह्मपुत्र असम में कहा जाता है। इसके बाद ये नदी आती है और बढ़ती है कहां पर, ये चली जाती है अरब सागर, सॉरी बे ऑफ बंगाल में, और बे ऑफ बंगाल में डेल्टा बनाती है, और डेल्टा बनाने के बाद में ये कहां गिर जाती है, ये गिर जाती है आपकी बे ऑफ बंगाल में। इसके बाद मैं करूंगा ब्रह्मपुत्र, और फिर ये पहुंचती है कहां पर, यहां पे आपका बांग्लादेश आ जाता है, और बांग्लादेश में एंटर करते ही इसका नाम क्या हो जाता है, इस नदी का नाम हो जाता है जमुना। और जमुना नदी का नाम, यहां से आपकी एक नदी आती है जो गंगा है, और बांग्लादेश में से पद्मा के नाम से जाना जाता है, और पद्मा जमुना से मिलती है, और मिलने के बाद में इस नदी का नाम मेघना बनता है, और मेघना क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं, सुंदरवन डेल्टा, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। और डेल्टा बनने के बाद में ये नदी कहां चली जाती है, बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो आपके सामने इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। अगर आपने ए आंसर दिया है तो बिल्कुल सही आंसर दिया है, तो यहां पे आपका आंसर क्या होगा, अरुणाचल। ठीक है भाई, अभी ज्यादा नहीं है, जिम करते हैं। प्रीति, ब्रह्मपुत्र रिवर, गोमती बिल्कुल सही है, जमुना, पद्मा, मेघना, हाँ जी, ऋतु कुमारी बिल्कुल सही बताया है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा। अब आपके सामने बहुत चीजें मैंने बता दी। माजुली नाम का आपका यहाँ पे एक बनता है, और ये हर एग्जाम में, मोस्टली हर एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि माजुली द्वीप कहाँ पर है। माजुली द्वीप आपका असम में है, और ये एक बात याद रखना, इतना बड़ा है कि असम का एक जिला भी है। ये भी याद रखना कि ये द्वीप जो है असम का एक जिला भी है, ये भी आप नोट कर लेना। ठीक है भाई, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। चलिए नेक्स्ट आता है हार्दिक दुबे, बिल्कुल नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, एशियन गेम्स में भारत ने पहली बार फुटबॉल का स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता। भारत ने एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीता, और पहली बार जीता। आपके सामने ऑप्शन है 1951, 1958, 1962 और 1954। इसी के साथ में आपको ये क्लास कैसी लग रही है, और ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो आप जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। जितने साथी हैं उन सभी शेयर कर दीजिए। शेयर करने के बाद अपने साथियों से कहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को पसंद आने पर लाइक भी करें। तो यहाँ पे आपके सामने इस तरीके की क्लास चल रही है, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो जितने भी नए साथी जुड़े हैं मैं उनसे कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, प्रीति कुमारी, चलिए आंसर आ चुका है आपका ए आंसर, राजकमल का सी आंसर, एएसपी का सी,
हार्दिक दुबे 1954, नहीं पता है कोई बात नहीं है। गोमती हैकर का 1962, 1954। सचिन चौहान, सचिन चौहान आप शायद पहली बार आए हैं। अगर आप पहली बार आए हैं तो अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको ये क्लासेस रोजाना मिलती रहें और आप इस क्लास से रोजाना हमसे मिल पाओ। ठीक है, तो आपके सामने क्वेश्चन आया कि भारत में पहला स्वर्ण पदक कब आया था फुटबॉल में एशियन गेम्स में, तो आपको मैं बता दूं इसका आंसर हो जाएगा ए आंसर। तो जो लोग 1958, 62 और 54 दे रहे हैं उनका आंसर यहां पे गलत है, क्योंकि भारत ने एशियाई खेलों की मेजबानी करी थी और जब भी कोई देश होस्ट करता है उसकी टीम यहां पर खेलती है। ठीक है, तो आपका क्या होगा, जब कोई देश अगर होस्ट करेगा तो उसकी टीम पहले से ही क्वालिफाई हो जाएगी। जैसे आपने देखा कि यहां हमने T20 वर्ल्ड कप खेला था अमेरिका में, तो अमेरिका को क्या क्वालिफायर खेलना पड़ा था? नहीं, क्योंकि अमेरिका ने होस्ट किया, होस्ट करने की वजह से उसकी टीम वहां पर अपने आप ही क्वालिफाई कर गई। तो इसी वजह से भारत ने पहली बार फुटबॉल का जो स्वर्ण पदक जीता तो भारत ने इसको होस्ट किया था 1951 में जो एशियाई खेल हुए थे। इस एशियाई खेल को होस्ट करने वाली कंट्री कौन थी? एशियाई खेलों को होस्ट करने वाली कंट्री भी आपकी कौन थी? भारत। और भारत अगर था यहां पे तो भारत की फुटबॉल टीम यहां पे अपने आप क्वालिफाई कर गई और क्वालिफाई करने के बाद में यहां पे क्या हो गया, भारत ने यहां पर स्वर्ण पदक भी जीता। तो 1951 में पहली बार एशियाई खेल हुए, भारत ने होस्ट किए और इसमें फुटबॉल का स्वर्ण पदक भी जीता। और इसके अलावा अभी प्रेजेंट की बात करूं तो अभी हाल ही में यहां पे भारत की जो रैंकिंग है, भारत की फुटबॉल रैंकिंग की अगर मैं बात करूं तो भारत की फुटबॉल रैंकिंग कितनी है, ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है। 104 रैंकिंग में आपका पहले जब क्वेश्चन हुआ था तो भारत ने हाईएस्ट रैंकिंग 100 की थी, लेकिन अभी प्रेजेंट में जो फुटबॉल की रैंकिंग है वो कितनी है? 124 है। भारत की फुटबॉल की रैंकिंग प्रेजेंट में 124 है। और अगर मैं बात करूंगा आपका फुटबॉल में फर्स्ट रैंक किसकी है, तो फर्स्ट रैंक है आपकी अर्जेंटीना की। किसकी है? अर्जेंटीना की यहां पर आपकी फर्स्ट रैंक है। अब मैं पाता हूं कि आपके सामने क्वेश्चन पूछता हूं कि फुटबॉल में अभी हाल ही में एक खिलाड़ी ने संन्यास लिया है, भारत का खिलाड़ी जिसने संन्यास लिया है उसका नाम क्या है? जल्दी से बताइए, क्योंकि ये करंट का क्वेश्चन है और आपका क्वेश्चन आने के चांसेस भी बनते हैं, क्योंकि फुटबॉल आपके सामने फुटबॉल की बात आ रही है तो फुटबॉल से रिलेटेड चीजें भी पता होनी चाहिए। हाँ, पहले दिया था 1951 बिल्कुल सही, मैंने आज ए दिया था, आप ऊपर जाके देख लो हैकर, ए दी थी। ठीक है, हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है। गुड इवनिंग कुलदीप भाई, चलिए कुलदीप भी जुड़ चुके हैं। अब बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 ये क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर, हाँ जी बिल्कुल सही दिया है राजकमल ने, सुनील छेत्री। भारत के सबसे अच्छे जो फुटबॉलर रहे हैं वो हैं सुनील छेत्री, और इनके द्वारा यहां पे कह सकते हो हाईएस्ट गोल करने वाले खिलाड़ियों में ये चौथे नंबर पर थे। जहां पर आपका मेसी का नाम आता है, जहां पे आपके रोनाल्डो का नाम आता है, उसी लिस्ट में सबसे ज्यादा गोल करने वालों में एक्टिव प्लेयर में चौथे स्थान पर भी रह चुके हैं, तो उन्हीं ने अभी संन्यास लिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 आता है आपके सामने, और क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? बिल्कुल सही है, राजकमल, प्रतीक चौरसिया, हार्दिक दुबे, पूजा, सबके आंसर सही हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। कहता है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी भी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित किसी भी मुद्दे पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाएगा? यहां पे बोला जा रहा है जो 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के जो सदस्य होते हैं अगर उन्हें अयोग्य करार दिया जाता है तो अयोग्य करार करना किसके द्वारा कहा जाएगा, किसके द्वारा निर्णय लिया जाएगा? ए कहता है आपका भारत का निर्वाचन आयोग, बी कहता है भारत का राष्ट्रपति, सी कहता है लोकसभा का अध्यक्ष, और डी कहता है भारत के उपराष्ट्रपति। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? यहां पे पूछा गया है कि सदन में अगर कोई 10वीं अनुसूची के तहत आता है तो उसका अयोग्य करार करने का निर्णय कौन लेगा? और एएसपी ने आंसर दे दिया है ए। एएसपी का आंसर राजकुमार, काजल सिंह का आंसर भी है ए। तो जो लोग आंसर दे रहे हैं ए यहां पर भारत का निर्वाचन आयोग, तो भाई भारत का निर्वाचन आयोग नहीं, राजकमल का आंसर सी आया है अब चेंज होकर, तो सी आंसर बिल्कुल सही है। तो यहां पे मैं बात करूं अध्यक्ष यानी लोकसभा का अध्यक्ष यहां पर निर्णय लेगा कि यहां पर आपके जो दल बदल कानून है 10वीं अनुसूची में क्या आता है? 10वीं अनुसूची की बात करें तो 10वीं अनुसूची में आपका क्या आता है? यहां पर दल बदल की बात आती है। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल से है। जैसे आपके दल बदले जाते हैं, आप कोई इंसान बीजेपी का
कांग्रेस में जाना, कांग्रेस का बीजेपी में आना, या फिर किसी भी और पार्टी का किसी और पार्टी में जाना, तो वो आपका किसके तहत आता है? दल बदल के तहत आता है। और कितना परसेंट होना चाहिए कि आपकी पार्टी उसमें मर्ज हो जाए? इसका आंसर क्या होगा बताइए। बारिश की जाए बजाय, समझ में नहीं आया भाई। कुलदीप भाई क्या कह रहे हैं आप? आपके सावन में शरारत ये मेरे साथ हुआ है, मेरे घर छोड़ के दानिश अली आ चुके हैं अपनी शायरी के साथ में। तो यहाँ पे मैं बात करूँ 10वीं अनुसूची के तहत अगर कोई दल बदल करता है तो वहां पर जो आपकी अयोग्यता होगी उसको बताने वाले कौन होंगे? आपके लोकसभा अध्यक्ष होंगे। और इसकी बात करते हैं, अगर किसी सदन में, यहाँ पे दल बदल की बात ना करें, तो किसी सदन में अगर कोई भी सांसद, कोई भी व्यक्ति, कोई भी सदस्य अयोग्य करार दिया जाएगा तो वो हमेशा राष्ट्रपति के अकॉर्डिंग दिया जाएगा, राष्ट्रपति ही उसको निर्णय लेंगे। और ये आर्टिकल कौन सा कहता है? ये आर्टिकल कहता है 103, आर्टिकल 103 के तहत हम यहाँ पे किसी भी सदन को, किसी भी सदन के किसी भी सदस्य को यहाँ अयोग्य करार देंगे तो वहां पर राष्ट्रपति का निर्णय। 52वां संविधान संशोधन 1950 आज डेट जल्दी खलास हो जाएगा। डाटा कोई बात नहीं है, नहीं होगा तब तक क्लास ही हो सकता है खत्म हो जाए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। और क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि यहां पर कहता है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनावों का पर्यवेक्षण करने की शक्ति देता है? कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनावों का पर्यवेक्षण करने की अनुमति देता है? ऑप्शन ए कहता है 314, बी कहता है 341, सी कहता है 342 और डी कहता है 324। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है? 324 आ चुका है भाई, 324 हार्दिक दुबे, 324 गोमारी गोमती प्रजापति गर्ल का सी आंसर। तो एक बार आप फिर भाई दानिश अली का भी 324 है, गोमती। चलिए राजकमल, सबके आंसर जी आ रहे हैं ना बड़ी, ठीक है। तो अब क्या होगा यहां पे? इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका 324, आर्टिकल 324। जो लोग आंसर दे रहे हैं बिल्कुल सही दे रहे हैं। यहां पे बात की जाएगी, आपका भाग 15 है, इस भाग 15 में आर्टिकल 324 से लेकर, आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक जो हैं वो आपके किससे संबंधित हैं? आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से संबंधित हैं। और यहां पे बात करूं मैं कि इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 25 जनवरी 1950 को हुई थी। इलेक्शन कमीशन की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। और 25 जनवरी 1950 को होने के बाद में जब मैं बात करूं 25 जनवरी की, तो 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? मतदाता दिवस मनाया जाता है। किस वजह से? क्योंकि इस दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और अगर मैं बात करूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसमें आपके दो तरीके से काम होता है, या फिर कह सकते हो यहां पे 1+2 का कॉन्सेप्ट चलता है। एक होते हैं आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और एक होते हैं आपके इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करेंगे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? वो हैं आपके राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार। और अगर मैं बात करूं आपके इलेक्शन कमिश्नर कितने हैं? 2 हैं। उनके नाम क्या हैं? ज्ञानेश कुमार और सुखविंदर सिंह संधू। तो यहां पे नाम लिख सकते हो, एक है आपके ज्ञानेश कुमार और इसके अलावा सुखवीर सिंह संधू भी आपके यहां पर इलेक्शन कमिश्नर हैं। सुखबीर सिंह संधू। तो आपके लिए यहां पे जो है इलेक्शन कमिश्नर से भी रिलेटेड जो क्वेश्चन हो सकते थे वो मैंने आपको यहां पे बता दिए। भाई महादेव आ चुके हैं, बिल्कुल भाई महादेव, जय श्री राधे। हार्दिक दुबे, एक बेरोजगार दिवस भी होना चाहिए। हैकर अकड़ू गई राजीव कुमार जी। तो यहाँ पे मैं फिर बोलूँगा कि आप साथी एक बार सेशन को शेयर कर दें, चैनल को शेयर कर दें और यहाँ पे अपने साथियों को भी शेयर करें, जिससे कि आपके जो साथी हैं जो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस की ही नहीं अगर वो जीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो साथियों एक बार शेयर जरूर कर दें, क्योंकि ये क्लास आपकी रोजाना होगी और रोजाना के साथ में आपके जो क्वेश्चंस हैं, आपके जो क्वेश्चंस के अलावा जो लेवल है उस लेवल के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे आंसर मिलने वाले हैं। और यहाँ पे
नहीं नहीं भूत राजा जाजी कुमार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हार्दिक दुबे ने आंसर फिर अगला आंसर दे दिया है। क्वेश्चन नंबर कहता है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है? नए राज्य का गठन किस आर्टिकल के तहत किया जाता है? ए कहता है 9, बी कहता है 3, सी कहता है 2 और डी कहता है 1। तो बताइए किस आर्टिकल के तहत नए राज्यों का उदय होता है? एक और बात याद रख, नए राज्यों का उदय का मतलब है कि किसी राज्य का क्षेत्र घटा देंगे। यहां पे नए राज्य का मतलब ये नहीं है कि हम कहीं पर कब्जा कर लेंगे। यहां पे नए राज्य का मतलब है कि किसी राज्य से ही एक और नया राज्य निकलेगा या किसी राज्य से हम नए उस क्षेत्र को घटा सकते हैं। तो आर्टिकल 3 कहता है यहां पर ऑप्शन नंबर बी यहां पे सही होगा। भाई महादेव डी नहीं होगा, बी होगा। राजकमल का आंसर सही है, सिंपी गौतम का सही है। आप हो कहां से भाई, कौन? सचिन चौहान सी आंसर, एएसपी ने बी आंसर, गोमती 11 आर्टिकल 3 बिल्कुल सही है। तो यहां पे जो आर्टिकल 3 दे रहे हैं हैकर का भी आ चुका है, बी आंसर बिल्कुल सही है। आर्टिकल 3 यहां पे बिल्कुल राइट आंसर है। जब संसद के द्वारा, यानी संसद ही कर सकता है, तो संसद के द्वारा किसी राज्य का क्षेत्र घटाना, किसी राज्य का क्षेत्र घटाना या फिर बढ़ाना, यही घटा भी सकता है और बढ़ा सकता है। तो ये किसके हाथ में? संसद के हाथ में। किस आर्टिकल तहत? आपके आर्टिकल नंबर 3 के तहत। यहां पे आपकी सीमाओं में जो आपका बॉर्डर है, जो आपके राज्य हैं उनकी सीमाएं हैं, उनका बॉर्डर है, अगर उसमें कोई भी चेंजेस करना हो तो वो भी आपका किसके तहत होगा? आर्टिकल 3 के तहत होगा। अगर ये सीमा यानी बॉर्डर में चेंजेस आएगा, अगर राज्य के नाम का आएगा तो आपके राज्यों का नाम भी अगर बदलना होगा तो राज्यों का नाम भी आपका इसी आर्टिकल के तहत बदला जाएगा। और इसके अलावा नए राज्य का जो होगा, नए राज्य का निर्माण अगर होगा, वो भी आपका आर्टिकल 3 ही कहता है कि आपका नए राज्यों का निर्माण संसद के द्वारा आर्टिकल 3 के तहत होगा। तो ये गया आपके सामने आर्टिकल 3 से संबंधित चीजें जो आपके सामने हैं। कोई हमसे भी पूछ लो कहां से हो भाई, हैकर भाई हम ही पूछ लेते हैं। अगर आपसे कोई नहीं पूछ रहा है कि भाई हैकर भाई आपका नाम क्या है, इसके अलावा आप कहां से हो? प्रतीक चौरसिया आर्टिकल 2 विदेशी राज्य। गोमती सॉरी भाई अब हम बात नहीं करेंगे। क्यों? महादेव बात करने वालों का ब्लॉक करो। हार्दिक दुबे, भूत राजा भाई ब्लॉग से बेटर है कि आप यहाँ पे पढ़ाई कर लो। बातें एक्स्ट्रा जो चलती हैं उन एक्स्ट्रा बातों को छोड़ के आप फोकस करोगे आपके अपनी पढ़ाई पर, क्योंकि यहाँ पे आपकी पढ़ाई काम आने वाली है। बातें काम नहीं इतनी नहीं आएंगी जितनी आपकी पढ़ाई काम आने वाली है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। और क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 21A को एक मौलिक अधिकार के रूप में भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? किस संविधान अनुच्छेद के अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 21A, यहां पे किसकी बात हो रही है? आर्टिकल 21A, आर्टिकल 21A को मौलिक अधिकार के रूप में भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। हैकर महादेव गोमती, चलिए आगे बताइए। हैकर लीजेंड, मैं ज्योति चौधरी लखनऊ से सर, यूपी 32। अच्छा, तो हैकर अभी तक हम सोच रहे थे कि आप जो हैं आप ज्योति चौधरी निकले। अब ज्यादा आप थोड़ा सा देख के बात करनी पड़ेगी। 23A, हाँ जी भाई नेक्स्ट आ चुका है, आपको आंसर देना है। तो यहाँ पे लोगों ने आंसर दिया है, ए आंसर दिया है हैकर के द्वारा। ज्योति आपका आंसर गलत हो गया। गोमती का सी, लो पूछ लिया सर ने, हाँ जी पूछ लिया। ए आंसर 86 बिल्कुल सही। चलिए यहाँ पे बात की जाएगी। अगर आपका यहाँ पर आर्टिकल नंबर, यानी आर्टिकल नहीं, क्वेश्चन आपका ऑप्शन नंबर सी है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा कि 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2002 में हुआ। उसी के तहत हमने क्या परिकल्पना की कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए एक अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाए। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री शिक्षा, 6 से 14 के वर्ष के बच्चों को फ्री शिक्षा यानी निशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा, निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था, ये किसके अंदर? ये हमने किया 2002 के संविधान संशोधन के बाद। अब ये किस आर्टिकल के तहत है वो आपके सामने लिखा है, आर्टिकल 21A के तहत। और आर्टिकल 21 की बात आती है तो आपको पता है आर्टिकल 21 जो है वो आपका मूल अधिकारों में आता है, यानी मौलिक अधिकारों में आता है। अब बात आती है कि लागू क्या किया गया, तो आपका आरटीई एक्ट आया, आरटीई एक्ट 2009।
आरटीई एक्ट 2009 की बात आ रही है, तो ये आरटीई एक्ट 2009 कब आया? 2009 में ही आया। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये लागू कब हुआ, तो आपका आरटीई लागू कब हुआ? तो आरटीई लागू हुआ था आपका कब? अगर 2009 में आया तो 2009 में लागू होगा? नहीं, ये लागू हुआ था अगले साल। और कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 को, 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। ठीक है। और अगर मैं बात करूं यहां पे कि इसमें क्या होता है कि यहां पर आपके शिक्षकों, जैसे अगर यहां पे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को आपको निःशुल्क शिक्षा तो देनी ही है, इसके अलावा यहां पे आपसे एक और बात कही गई कि यहां आपका जो छात्र और शिक्षक का रेशियो जो होगा, छात्र और शिक्षक का रेशियो जो होगा वो क्या रहेगा? वो 30:1 रहेगा। यानी आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है कि एक शिक्षक कितने छात्रों को देख सकता है, वो 30 छात्रों को देख सकता है। अगर यहां पे इससे ऊपर पहुंचते जाते हैं, जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी, अगर संख्या 30 से ऊपर निकलती है तो आपको वहां पे शिक्षकों की कितनी व्यवस्था करनी पड़ेगी? 2 शिक्षकों की व्यवस्था करनी पड़ेगी। और इसके अलावा बच्चों को शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना नहीं दी जा सकती। शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना भी आप यहां पर नहीं दे सकते हो, यह भी आपका आरटीई एक्ट 2009 कहता है। इसके अलावा यहां पे जो शिक्षक हैं वो यहां पे निजी ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते। जो आप लोग यहाँ पे ट्यूशन की बात करते हैं, तो यहाँ ट्यूशन भी नहीं पढ़ा सकते हैं। अगर यहाँ पे आ जाए ट्यूशन भी, यहाँ पे निजी ट्यूशन यहाँ पे नहीं पढ़ाई जा सकती है। जो आपके गवर्नमेंट टीचर हैं उनके द्वारा ये आरटी 2009 एक्ट में ये सारी बातें कही गई थी। बातें बहुत कही गई थी, लेकिन यहाँ पे हमें जो इंपॉर्टेंट है उन चीज़ों की बात की जाए। हाँ जी, 2010 में लागू हुआ था, बिल्कुल हैकर, गोमती 2010, हार्दिक दुबे जी। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आता है 24 कहता है, मूल्यह्रास की बात करता है कि टूट फूट के लिए एक वार्षिक भत्ता है। मूल्यह्रास के नाम पर अगर कोई जैसे टूट फूट होती है तो आपको एनुअली एक यहाँ पे क्या दिया जाएगा? भत्ता दिया जाएगा। और वो भत्ता किस लिए दिया जाएगा? वो ए कहता है आपको जारी चल रहे कार्यों के लिए, बी कहता है भूमि के लिए, सी कहता है तैयार माल के लिए, और डी कहता है पूंजीगत वस्तुओं के लिए। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सर जी। जी चलिए बढ़िया, आगे इसका आंसर दीजिए। और यहाँ पे एक बात फिर कहता हूँ कि आप एक बार जितने साथी नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ये क्लास आपके लिए बहुत खास है। और ये खास आपको लग भी रहा होगा क्योंकि आप जुड़े हुए हैं। तो जुड़ने के साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाएं और लाइक जरूर करें इस वीडियो को, क्योंकि आपको मुझे जो लगता है आपको क्लास पसंद आ रही होगी, और पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करें। ठीक है। हैकर यानी ज्योति, जिनका आंसर आ चुका है डी, कुमारी गोमती का डी, राजकमल का ए, हैकर का डी। तो यहां पे मैं बता दूं कि आपका मूल्यह्रास जो है, यहां जब भी मूल्य का ह्रास होगा, यानी मूल्य का यहां पे यानी किसी भी वैल्यू का लॉस होगा और कोई भी टूट फूट होती है, उसके लिए क्या दिया जाता है? एक एनुअल आपका भत्ता दिया जाता है। यहां पे पैसा यानी वित्तीय सहायता जो दी जाती है, भूतराजा डी है शायद, ए आंसर हार्दिक दुबे का। तो वो किसके लिए दी जाती है? आप बताइए, कोई भी अगर इंडस्ट्री लगेगी, कोई भी इंडस्ट्री है, कोई भी औद्योगिक है, कोई भी उद्योग है, इसमें क्या होगा? हमारा क्या होता है औद्योगिक में, यानी कोई भी इंडस्ट्री है वो क्या करती है? प्रोडक्शन करती है। अगर वो किसी भी चीज का प्रोडक्शन करती है, मान लीजिए कि आपकी कोई भी कंपनी है किसी भी चीज का प्रोडक्शन करेगी तो उसे मशीनें लगानी पड़ेंगी। ठीक है, लगानी पड़ेंगी कि नहीं लगानी पड़ेंगी? अगर कोई भी उद्योग लगाएंगे और प्रोडक्शन के लिए करेंगे तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? यहाँ पे मशीनें लगानी पड़ेंगी। और अगर मशीनें लगानी पड़ती हैं तो यहाँ पे ये बताइए, इन मशीनों में टूट फूट होगी कि नहीं होगी? अगर हम यहाँ पे मशीनें लगाते हैं तो मशीन लगाते हैं, हम यहाँ पे भवन का निर्माण करते हैं यानी कोई भी जगह लेते हैं, इसके अलावा यहाँ पे कंप्यूटर भी लगाते हैं, आपके बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लगाई जाती हैं। तो क्या इनमें टूट फूट नहीं होगी? अगर इन पूंजी, इसे क्या बोलते हैं? इन चीज़ों को बोलते हैं कैपिटल गुड्स। क्या बोलते हैं इन्हें बोलते हैं कैपिटल गुड्स। हिंदी में कहते हैं इसे पूंजीगत सामान। क्या बोलते हैं इसे? पूंजीगत सामान। और ये पूंजीगत सामान है तो इनमें क्या होगा? इनमें तो भाई सामान में टूट फूट तो होती है, चीज़ें खराब तो होती हैं। अगर चीज़ें खराब होंगी तो हमारा क्या होगा? मूल्य में लॉस आएगा कि नहीं? वैल्यू इसकी गिरेगी कि नहीं? अगर इसकी वैल्यू गिरेगी तो हमारे पास में क्या होगा? इसके लिए क्या चाहिए? हम बीमा भी कराते हैं कुछ चीज़ों का, और इसके अलावा यहाँ पे हम क्या करते हैं? हमें यहाँ पे भत्ता भी मिलता है। तो प्रोडक्शन होगा तो यहाँ पे कैपिटल गुड्स भी होंगे, कैपिटल गुड्स भी होगा, इसके बाद लैंड भी होगा, इसके अलावा यहाँ पे
हमारे यहाँ पे लेबर भी होगी और लेबर के अलावा यहाँ पे जो काम करा रहा है वो भी होगा। तो इन चीजों के लिए क्या होगा, तो इनमें हास होगा, तो यहाँ पर तो हास होगा तो टूट फूट होगी, इसके लिए भत्ता हमें तैयार करना पड़ता है, भत्ता लगाना पड़ता है। यानी तो एनुअल भत्ते को क्या किसके लिए टूट फूट के लिए, वो हमारा पूंजीगत वस्तुएं जो होती हैं, कैपिटल गुड्स जो होते हैं, जो हमारे यहाँ पे भवन होता है, वो हमारा कंप्यूटर होता है, इसके अलावा मशीनें होती हैं, इनकी टूट फूट के लिए एक मूल्यह्रास है, वैल्यू का गिरना ही यहाँ पे क्या कहलाता है, यहाँ पे आपका सामने मूल्यह्रास कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं भाई। हमारी टीम द्वारा एक मैसेज डाला गया, आप उस मैसेज पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि क्लास को शेयर करने की बात है तो आप जरूर इस क्लास को शेयर करें, क्योंकि क्लास को शेयर करोगे तो आपके ही साथियों को फायदा होने वाला है, क्योंकि ये क्लास जो होंगी वो आपके साथियों के लिए रहेंगी, और जो आपके वास्तव में तैयारी कर रहे हैं, वैल्यूएबल तैयारी कर रहे हैं, अच्छी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये आपकी क्लास रामबाण की क्लास होगी। और आपके सामने आता है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है, भारत में छिपी बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में है? भारत में छिपी बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में है? ए कहता है आपका कृषि क्षेत्र, बी कहता है ग्रामीण क्षेत्र, सी कहता है फैक्ट्री, और डी कहता है शहरी क्षेत्र। तो इन चारों में क्या आंसर होगा? छिपी हुई बेरोजगारी। बताइए क्या होगा? अगर मैं बात करूं छिपी हुई बेरोजगारी की, तो ऐसा लगेगा, यानी छिपी हुई बेरोजगारी का मतलब क्या है? वो देखने में तो लगता है रोजगार है, देखने में तो क्या है, रोजगार है, लेकिन वास्तव में क्या है? वो बेरोजगारी ही है। यानी देखने में तो रोजगार का लगता है, और वास्तव में जो बेरोजगारी है, वास्तव में क्या है? वो बेरोजगारी है। और इसकी अवधारणा देने वाले कौन थे? इसकी अवधारणा देने वाले, इनका नाम क्या था? तो उनका नाम था जॉन रॉबिन्सन। तो छिपी हुई बेरोजगारी की अवधारणा देने वाले का नाम क्या था? तो जॉन रॉबिन्सन नाम था। और जॉन रॉबिन्सन ने ये अवधारणा दी थी कि छिपी हुई बेरोजगारी क्या क्या होती है, उसके एग्जाम्पल दिए थे, और उस एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल आपके सामने है। तो जल्दी से आंसर दीजिए, और आंसर आ चुका है राजकमल का ए, एएसपी का ए, गोमती का बी, सचिन चौहान बी, सिंपी गौतम बी, एएसपी राजकमल ए आंसर। तो जो यहाँ पे कुलदीप यादव का भी बी है, तो जो यहाँ पे ए आंसर दे रहे हैं, यानी कृषि क्षेत्र की बात कर रहे हैं, उनका आंसर बिल्कुल सही है कि कृषि क्षेत्र को क्या बोला जाता है? कृषि क्षेत्र को छिपी हुई बेरोजगारी बोला जाता है। और ये आपका एग्रीकल्चर लगता क्या है? ये रोजगार ही लगता है, लेकिन वास्तव में ये कैसा है? ये बेरोजगार में काउंट होता है। ठीक है, ए आंसर, हाँ जी हैकर, आई थिंक ए, हाँ जी आपका ए यहां पर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। और क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? 26 कहता है प्रजापतिगढ़ ए। चलिए आ चुका है क्वेश्चन नंबर 26, मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष जो है वो भारत सरकार का एक कार्यक्रम है, किससे संबंधित है? भारत सरकार का एक कार्यक्रम जो किससे संबंधित है? ए कहता है स्वच्छता से, बी कहता है डिजिटलीकरण से, सी कहता है टीकाकरण से, और डी कहता है राजमार्ग विकास से। तो प्रच्छन्न भी कहते हैं, बिल्कुल सही हैकर। छिपी हुई बेरोजगारी को प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहा जाता है। कोई बात नहीं, गोमती पढ़ाता है, याद नहीं, मैंने आपको फिर पढ़ा दिया, अब आपको याद आ गया होगा। ठीक है, चलिए भूत राजा ने आंसर दे दिया है सी। महादेव, भाई भूत और महादेव सब लोग एक साथ ही हैं। महादेव का सी आंसर, एएसपी का सी, हार्दिक सी, सिंपी गौतम, भूत राजा, गोमती, एएसपी, हार्दिक, सभी का आंसर जो आ रहा है टीकाकरण। यानी जो आपका मिशन इंद्रधनुष है, ये मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? ये आपका बूस्टर वैक्सीनेशन प्रोग्राम है। ये क्या है? ये आपका बूस्टर वैक्सीनेशन प्रोग्राम है। और यहां पे क्या होता है? यहां पे बच्चों को जो टीकाकरण किया जाता है, ये आपका एक तरीके से यूनिवर्सल वैक्सीनेशन प्रोग्राम, यानी कई सारी योजनाओं को मिलाकर एक बनाया गया, इसलिए इसे बूस्टर वैक्सीनेशन प्रोग्राम, या फिर हम क्या कहते हैं, या फिर कहते हैं यूनिवर्सल वैक्सीनेशन प्रोग्राम। बूस्टर की जगह पे या फिर कहते हैं क्या? यूनिवर्सल वैक्सीनेशन प्रोग्राम, यूनिवर्सल या फिर बूस्टर वैक्सीनेशन प्रोग्राम। इसके तहत क्या होता है? इसके तहत में हम पोलियो के लिए बच्चों को टीका जो लगाते हैं, वो पोलियो के लिए, खसरा के लिए, ठीक है,
पोलियो के लिए लगता है, खसरा के लिए लगता है, आपका टेटनस के लिए लगता है, डिप्थीरिया के लिए लगता है। ऐसी कई बीमारियों के लिए हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, वैक्सीनेशन या फिर वैक्सीन लगवाते हैं बच्चों के लिए। तो इस पर भी आपको यहाँ पे यानी मिशन इंद्रधनुष को लॉन्च किया गया था। और ये मिशन इंद्रधनुष लॉन्च कब हुआ था, ये हुआ था आपका 2014 को। कब हुआ था ये लॉन्च, कब हुआ था ये 2014 को लॉन्च हुआ था। और इसके बाद में 2014 को ये लॉन्च हुआ, इसके बाद में इसका 2.0 भी आया, यानी मिशन इंद्रधनुष 2.0। तो आप यहां पे लिख सकते हो कि मिशन इंद्रधनुष 2.0 कब आया, तो मिशन इंद्रधनुष 2.0 या 2.0 कहते हैं। तो इसका ये कब आया, ये आपका 2019 में आया। कब आया, 2019 में आया। इसके तहत क्या होगा, यानी जो सभी राज्य हैं, जितने भी राज्य हमारे यहाँ पे और यूटी हैं, वहां पर पूर्ण टीकाकरण यानी कंप्लीट वैक्सीनेशन कराना। तो यहां पर 2019 का में आया, इसमें आया था कंप्लीट वैक्सीनेशन को बढ़ावा देना और आपके टीकाकरण जो वैक्सीनेशन हो रहा है, जहां पर आपकी सारी यूटी और सारे जो स्टेट है इनका भी पार्टिसिपेशन करना। तो ये आपका मिशन इंद्रधनुष के अंदर आता है। ठीक है भाई। सर चुड़ैल को भी बुलाते हैं, गुड नाइट ऑल फ्रेंड्स। और सर हैकर भी भाई नहीं सिस्टर हैं। चलिए जो भी है, अब बात करते हैं यहाँ की। तो यहाँ पे जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, अब मैंने आपसे एक क्वेश्चन और पूछा था परसों की क्लास में, किसी ने आंसर नहीं दिया, केवल 2 लोगों ने आंसर दिया। तो 2 लोगों ने जो आंसर दिया था, यानी मैंने पूछा था जो इंद्रधनुष क्रांति है, ये तो आपकी योजना है। एक है इंद्रधनुष क्रांति, वो आपकी रेनबो रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है, इसका आंसर देके जाए। जो भी जा रहा है इसका आंसर देके जाए। चलिए हिमांशु जाटव आंसर दीजिए, इसका क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। भारत में स्थापित पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन सा है। भारत में स्थापित पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन सा है। ए ऑप्शन कहता है आपका ग्रामीण बैंक, बी कहता है विकास बैंक, सी कहता है आरोहण बैंक और डी कहता है प्रथमा ग्रामीण बैंक। तो यहाँ पे भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिसे कहा था है रीजनल रूरल बैंक, क्या बोलते हैं हम इसे, तो आपने सुना होगा आरआरबी। तो आरआरबी क्या है आपका, आरआरबी से मतलब है रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1975 में। कब हुई थी, 1975 में। तो 26 सितंबर 1975 में पहला ग्रामीण बैंक बनाया गया था। उस ग्रामीण बैंक का नाम पूछा गया है और आपको बताना है कि कहां पर, यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। कुलदीप यादव क्यों नहीं पढ़ोगे भाई, क्या हुआ। सचिन चौहान ए आंसर, एएसपी डी आंसर 1975। हाँ जी बिल्कुल डी आंसर, ए 75। चुड़ैल की सास भाई, चुड़ैल की सास भी आ चुकी हैं। चुड़ैल की सास आप मुझे लगता है पहली बार पढ़ रहे हैं। तो पहली बार अगर पढ़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपके साथ में यहाँ पे कई सारे लोग हैं। आपके यहाँ पे भूत भी मिलेंगे, चुड़ैल भी मिलेंगे, महादेव भी हैं। तो आप सबका यहाँ पे स्वागत है सभी लोगों का। तो मैं ये कहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पहला जो ग्रामीण बैंक बनाया गया था, वो पहला ग्रामीण बैंक कब बनाया गया था, वो कब बनाया गया था, 1975 में। और कहां पर, यूपी के मुरादाबाद। हाँ जी नमस्ते चुड़ैल चुड़ैल की सास। तो उस बैंक का नाम क्या था, प्रथमा ग्रामीण बैंक। तो उस बैंक का नाम क्या है, प्रथमा ग्रामीण बैंक। और अगर मैं बात करूं वर्तमान की, प्रेजेंट में कितने आरआरबी हैं, तो वर्तमान में 43 आरआरबी हैं, यानी 43 रीजनल रूरल बैंक हैं। तो आप इसको भी नोट कर सकते हैं कि वर्तमान में कितने ग्रामीण बैंक हैं। कैसे कैसे नाम है, बिल्कुल कैसे कैसे नाम रख के आ जाते हैं। कोई क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, सर भूत और चुड़ैल फ्रेंड्स हैं। हाँ जी होंगे ये तो भाई तुम्हें पता होगा, हमें तो पता नहीं है। और महादेव भी होंगे फिर तो। महादेव आप भी फ्रेंड हो क्या, हर सर सब एक ही फैमिली के हैं, महादेव और भूत। अच्छा भूत और चुड़ैल एक फैमिली से, महादेव और भूत एक फैमिली से। तो ये आपका आंसर बताना है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना पुनर्गठित होकर अब क्या हो गई है, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना
पुनर्गठित होकर अब क्या हो गई, यानी इसका नाम बदला गया है। और ये योजना कब आई थी, मैं बता दूं कि स्वर्ण जयंती जो योजना आई थी आपका 1999 में आई थी। अब इसका क्या कर दिया, नाम चेंज कर दिया गया है, वो बताना है आपको। प्रधानमंत्री रोजगार योजना, बी कहता है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, सी कहता है जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, और डी कहता है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। बताइए क्या आंसर होगा यहाँ पे, कि यहां बोला गया है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का नया नाम क्या है। तो यहाँ पे क्या होता था, यानी ये ग्राम स्वरोजगार योजना है, तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उन ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से जो नीचे रहने वाले लोग हैं उनके लिए स्किल डेवलपमेंट करना, उनके स्किल डेवलपमेंट के अलावा यहाँ पे ग्रामीण इलाकों से यहाँ पे क्या करना कि यहाँ पर अगर कोई भी आप रोजगार खोलना चाहते हो तो उसके लिए लोन लेना। तो ये आपका किसके अंदर आता है, ये आपका स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत आता है। तो अब जो 3 जून 2011 की बात आती है, तो 2011 में इसका नाम चेंज कर दिया गया। दोबारा एक बार चेक कर लो। ठीक है, तो यहां पे इसका नाम क्या कर दिया गया, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। क्या नाम कर दिया गया, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन नाम कर दिया गया। ठीक है, गोमती डी आंसर, क्लास से जाना नहीं है भाई, किसी को नहीं जाना है। डायन आ चुकी हैं तो आप किसी को नहीं जाना भाई, डरना नहीं है, किसी को डरना नहीं है। महादेव भी हैं यहाँ पे तो किसी को डरना नहीं है। चुड़ैल और जो भूत दोनों आ चुके हैं इनसे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। 29 जो आप यूज कर रहे हो इस टाइम पर इंटरनेट। अब इंटरनेट की बात आती है तो इंटरनेट प्रोटोकॉल का आविष्कार किसने किया था, इंटरनेट प्रोटोकॉल का आविष्कार करने वाले कौन थे। ए कहता है विंटशर्प, बी कहता है डेविड कॉम, सी है जॉर्ज